हेलो दोस्तों। तो कल हमने यहाँ पे अपना आर्टिकल ख़त्म किया था, तो आज हम इसके आगे से आर्टिकल को शुरू करेंगे और एक एक आर्टिकल करके हम एक एक वीडियो बनाएंगे। हालांकि ये आर्टिकल काफ़ी लंबा था, इसलिए मैंने इसको आधे पर ख़त्म कर दिया था, काफ़ी रात भी हो गई थी। सो आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये हस्तशिल्प, इसको हमने पढ़ लिया था। ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्टार्टअप क्षेत्र में स्टार्टअप क्षेत्र में एग्रीटेक, खाद्य प्रसंस्करण, ई कॉमर्स, एडटेक, कौशल विकास, स्वास्थ्य तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा, हस्तशिल्प और पारंपरिक कलाएं और फिनटेक में इन सब चीज़ों में स्टार्टअप्स शुरू किए गए हैं। तो आइए आगे चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है? अटल इनोवेशन मिशन के उपरोक्त वर्णित किसी भी स्टार्टअप का समर्थन नहीं करता। अटल इनोवेशन मिशन उपरोक्त वर्णित किसी भी स्टार्टअप का समर्थन नहीं करता है। उपरोक्त वर्णित स्टार्टअप्स के नाम एम इकोसिस्टम के तरह आधारित रिसर्च और सफलता की कहानियों पर आधारित हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम MSME, ठीक है, शॉर्ट में दिया है। तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, थोड़ा हम जूम करके पढ़ते हैं, जो हमारी आंखें स्कैन कर पाएंगी। चीज़ों को हम बड़े अक्षरों में देखते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, क्लियरली दिखता है। और चीज़ें हम जितना देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, उतनी चीज़ें हमको याद होती हैं जितनी बार हम रिवाइज़ करते हैं। आई होप आप मुझे पता है इसमें से बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो आपके कानों के अंदर गए हुए हैं। आप दोबारा उन शब्दों को सुनेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में MSME में विनिर्माण, सेवाओं और व्यापार सहित विविध प्रकार के उद्यम शामिल हैं। इन उद्यमों की विशेषता उनका अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर होना और स्थानीय संचालन है, जो ग्रामीण बाजारों की विशिष्ट मांगों को पूरा करते हैं और इकोनॉमी ऑफ स्केल के माध्यम से बड़े बाजारों को अनलॉक भी करते हैं। MSME ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वे अक्सर स्थानीय शिल्प कौशल को संरक्षित करने, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और समुदाय को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भारत में अनुमानतः 6.3 करोड़ से अधिक MSME हैं, जिनमें से 50% से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। जितने भी लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्यम हैं वो उसमें से 50% ग्रामीण क्षेत्रों में है। दोस्तों, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और ये ज़रूरी भी है कि हम जितने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अपने देश में बढ़ाएंगे उतना ही रोज़गार सृजन भी होगा। तो ग्रामीण स्टार्टअप के लिए चुनौतियां क्या क्या हैं, आइए देखते हैं चुनौतियां। शहरी क्षेत्रों में आपूर्तिकर्ताओं के साथ कनेक्टिविटी। ग्रामीण स्टार्टअप को अक्सर शहरी क्षेत्रों में स्थित आपूर्तिकर्ताओं, भागीदारों, अन्य हितधारकों के साथ निर्बाध कनेक्टिविटी स्थापित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। परिवहन और संचार नेटवर्क सहित सीमित बुनियादी ढांचा वस्तुओं और सेवाओं के कुशल प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये तो बात सही है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा कनेक्टिविटी के माध्यम नहीं होते और कोई बुनियादी ढांचा फिक्स नहीं होता है। वस्तुओं और सेवाओं के कुशल प्रवाह में बाधा होती है। यही सब चीज़ें जो होती हैं स्टार्टअप को ग्रो करने में मदद करती हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। इस कनेक्टिविटी अंतर के परिणामस्वरूप ग्रामीण स्टार्टअप के लिए देरी, बढ़ी हुई लागत और लॉजिस्टिक जटिलताएं हो सकती हैं, जिसमें उनकी समग्र परिचालन दक्षता प्रभावित हो सकती है। आगे देखते हैं। वित्त पोषण तक पहुंच। विश्वसनीय और किफ़ायती वित्त पोषण तक पहुंच ग्रामीण स्टार्टअप्स के लिए महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है। वित्तीय संस्थान उच्च कथित जोखिमों और पारंपरिक संपार्श्विक की कमी का हवाला देते हुए दूर दराज क्षेत्रों में स्थित उद्यमों में निवेश करने से झिझक सकते हैं।
भाई शहरी लोग वहाँ जाके निवेश क्यों करेंगे? वो वहीं पे निवेश करेंगे जहाँ उन्हें प्रॉफिट दिखेगा। और स्टार्टअप्स, छोटे-छोटे स्टार्टअप्स होते हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं दिखता, इसलिए कोई वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सीमित उपलब्धता और हमारे बैंकिंग सेवाएँ भी ज़्यादा उपलब्ध नहीं होती हैं। बहुत दूर जाके बैंकिंग सेवाएँ, जैसे एटीएम हो गया, बैंक हो गया, पैसे निकालना है, जमा करना है, तो उन्हें बहुत समय लग जाता है। पास में कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। ये भी बाधा उत्पन्न करती है स्टार्टअप्स में, और उनको पैसे उपलब्ध नहीं होते, पैसे उनको लोन भी जल्दी नहीं मिल पाते हैं, तो को बढ़ा देती हैं। जिससे स्टार्टअप्स के लिए व्यवसाय विस्तार, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी, और उनमें डिजिटल लिटरेसी की भी कमी होती है। सॉरी दोस्तों, ये इंटरप्ट हो रहा है। एक मिनट। ये रहा। पारंपरिक पार्श्विक की कमी का हवाला देते हुए दूर दराज क्षेत्रों में स्थित उद्यमों में निवेश करने से झिझक सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सीमित उपलब्धता चुनौती को बढ़ावा देती है, जिससे स्टार्टअप्स के लिए व्यवसाय विस्तार, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवश्यक पूंजी सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण भारत में स्टार्टअप के लिए समर्थन प्रणाली और पारिस्थितिकी तंत्र का भी अभाव होता है। और आप अगर कहीं गांव में अगर कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, सबसे पहले तो आपके विरोधी आपके घर वाले ही होते हैं, इसलिए वहाँ पे एक पारिस्थितिकी तंत्र माहौल जो होता है वो भी नहीं मिल पाता, इसलिए लोग स्टार्टअप या बिजनेस अपना नहीं शुरू कर पाते हैं। पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न ग्रामीण उद्यमिता सक्षम योजनाओं के बावजूद ग्रामीण स्टार्टअप के विकास के लिए आवश्यक समर्थन संरचना, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना में सुधार की पर्याप्त गुंजाइश बनी हुई है। मेंटरशिप, नेटवर्किंग अवसरों और इंक्यूबेशन केंद्रों की अनुपस्थिति के कारण कमी ग्रामीण स्टार्टअप्स के विकास में बाधा बन सकती है। पास में अनुभवी सलाहकारों और बिजनेस इंक्यूबेटरों की कमी के कारण उद्यमियों के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना, संसाधनों तक पहुंच बनाना और ग्रामीण भारत में स्टार्टअप को आगे बढ़ाने की जटिलताओं से निपटना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल्दी अपनाने वालों को खोजने में कठिनाई। ग्रामीण क्षेत्रों में जल्दी अपनाने वालों को खोजने में कठिनाई। किसी भी स्टार्टअप के लिए जल्दी अपनाने वालों की पहचान करना और उन्हें समझाना एक महत्वपूर्ण चरण है, एक महत्वपूर्ण समस्या है। कोई समझ भी रहा है तो वो डरता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित संचार माध्यमों, कम आय और कम डिजिटल पहुंच के कारण चुनौती बढ़ जाती है। ब्रांड संचार के पारंपरिक तरीके जैसे वर्ड ऑफ माउथ, सामुदायिक जुड़ाव और स्थानीय कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित फंडिंग तंत्र। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहक आधार हासिल करने के बावजूद स्टार्टअप स्थानीय स्तर पर लगभग गैर मौजूद फंडिंग तंत्र के साथ संघर्ष करते हैं। पिछले 9 वर्षों में सामूहिक रूप से स्टार्टअप फंडिंग 92% हिस्सा मुख्य रूप से बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई जैसे प्रमुख केंद्रों पर केंद्रित रहा। देखिए, ये वहीं ज़्यादा ग्रो हो पाते हैं जहाँ पे फंडिंग अच्छी होती है, डिजिटल लिटरेसी है और एक माहौल उनको मिल रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र वहाँ पे उपलब्ध है। वहीं पे जो है ये स्टार्टअप ज़्यादा ग्रो कर पा रहे हैं। आप सामने देख भी रहे हैं, जिसमें है बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहर जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों पर केंद्रित रहा। यह असमानता ध्यान देने योग्य है। निवेशक और उद्यम पूंजीपति इन शहरी केंद्रों में केंद्रित होते हैं जहां उनको प्रॉफिट होता है, केंद्रित होते हैं, जो ग्रामीण स्टार्टअप के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। यह भौगोलिक असंतुलन ग्रामीण स्टार्टअप
या भौगोलिक असंतुलन ग्रामीण स्टार्टअप्स को बढ़ने की संभावनाओं को सीमित करता है, जिससे उनके संचालन को बढ़ाने और व्यापक पैमाने पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता में बाधा आती है। इससे कई ग्रामीण स्टार्टअप्स जिनके प्रतिभाशाली संस्थापक रहे हैं, बड़े शहरी केंद्रों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे उनके संचालन को बढ़ाने और व्यापक पैमाने पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता में बाधा आती है। इससे कई ग्रामीण स्टार्टअप्स जिनके प्रतिभाशाली संस्थापक रहे हैं, बड़े शहरी केंद्रों की ओर पलायन कर रहे हैं। आइए इसका निष्कर्ष देखते हैं। ग्रामीण निष्कर्ष, भाई चलो पेन नहीं चल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों से स्टार्टअप्स का इनोवेशन हब की ओर पलायन एक अपरिहार्य घटना है। हालांकि इसे पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। ऐसे में सफलता की कुंजी ग्रामीण क्षेत्रों में एक सक्षम इनोवेशन इकोसिस्टम स्थापित करने में निहित है। यह पारिस्थितिकी तंत्र प्रारंभिक चरण की चुनौतियों से निपटने और स्टार्टअप्स के डूब जाने के खतरों पर काबू पाने के लिए महत्वपूर्ण है। एक ग्रामीण स्टार्टअप का प्रक्षेप तथा यूनिकॉर्न ग्रामीण स्टार्टअप का प्रक्षेप तथा यूनिकॉर्न बनने के पारंपरिक मार्ग के अनुरूप नहीं हो सकता है। हालांकि उनका महत्व टिकाऊ उद्यमों के रूप में विकसित होने की उनकी क्षमता में निहित है, जो रोजगार के अवसर पैदा करते हैं और विकसित भारत के व्यापक दृष्टिकोण के साथ संरेखित होते हैं। इसलिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना जो स्टार्टअप्स के विकास का समर्थन और पोषण करता है। वर्ष 2030 तक 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था के मील के पत्थर को साकार करने के लिए अनिवार्य है। चलिए दोस्तों, एक आर्टिकल यहाँ पे ख़त्म होता है। आइए हम दूसरा आर्टिकल देखते हैं। कृषि स्टार्टअप्स के माध्यम से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन। इसको लिखा है श्रेया आनंद और सैविक घोष। भारतीय कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप चुनौतियां। भारतीय कृषि क्षेत्र स्टार्टअप चुनौतियों का सामना कर रहे किसानों के लिए आशा की किरण बनकर उभरे हैं। उद्यमियों और स्टार्टअप्स की एक नई पीढ़ी ने तकनीकी प्रगति के माध्यम से इसको थोड़ा मैं जूम करती हूँ। किसानों के लिए आशा की किरण बनकर उभरे हैं। उद्यमियों और स्टार्टअप्स की एक नई पीढ़ी ने प्रगति के माध्यम से भारत में कृषि क्षेत्र को बदलने का सराहनीय मिशन अपने हाथ में लिया है। किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य के साथ भारत सरकार लगातार अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचारों को एकीकृत करके कृषि उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, विपणन को बढ़ाने के लिए रास्ते तलाश रही है। यह पहल देश में खाद्य और कृषि स्टार्टअप्स के लिए पर्याप्त संभावनाएं खोलती हैं। दोस्तों, ये आर्टिकल सेम ऊपर वाले आर्टिकल की तरह है, जिसमें स्टार्टअप्स फोकस्ड है स्टार्टअप्स पर, और वही स्टार्टअप्स कृषि क्षेत्र में हैं और जो उसी पे फोकस है। तो ये भी आर्टिकल हम इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं। देखते हैं कितने पेज का है। दोस्तों, ये वाला आर्टिकल भी काफ़ी लंबा है, लेकिन हम इसमें पूरा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है इस आर्टिकल में। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, अगर वही चीज़ें रिपीटेड हैं तो फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड आर्टिकल ये है, कृषि स्टार्टअप्स के माध्यम से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। स्टार्टअप्स नवाचार को बढ़ावा देने, कंपनियों, साझेदारियों या अस्थायी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण हैं, जो विशेष रूप से व्यवहार्य और स्केलेबल बिजनेस मॉडल का पता लगाने के लिए तैयार किए गए हैं। स्टार्टअप्स चरण के दौरान नई अवधारणाओं को बाजार में पेश किया जाता है, जो आर्थिक रूप से टिकाऊ उद्यमों में विकसित होती हैं। ये
नव स्थापित कंपनियां उद्यमशीलता की अंतर्दृष्टि को लाभप्रदता में बदलने के माध्यम के रूप में काम करती हैं। वैश्विक संदर्भ में स्टार्टअप की सफलता मूलभूत आधारशिला के रूप में नवाचार पर निर्भर करती है। भारत ने वैश्विक स्टार्टअप समुदाय में स्टार्टअप स्थापित संख्या के आधार पर एक प्रमुख स्थान अर्जित किया है, जो दुनिया भर में शीर्ष 5 देशों में शुमार हो गया है। भारत सरकार द्वारा अपनी प्रमुख स्टार्टअप इंडिया पहल के माध्यम से अपनाया गया एक आवश्यक लक्ष्य विविध जुड़ाव मॉडल को नियोजित करते हुए वैश्विक समकक्षों के साथ भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को एकीकृत करना है। 2021 में भारत ने 46 यूनिकॉर्न अरब डॉलर या उससे अधिक मूल्य की नई कंपनियों को दर्शाते हुए को फलते फूलते देखा, जिससे भारत कुल 90 यूनिकॉर्न के साथ केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे बड़े यूनिकॉर्न हब के रूप में स्थापित हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है कि भारत स्टार्टअप्स में 90 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर है। भारतीय कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप चुनौतियों का सामना कर रहे किसानों के लिए आशा की किरण बनकर उभरे हैं। उद्यमियों और स्टार्टअप्स की एक नई पीढ़ी ने तकनीकी प्रगति के माध्यम से भारत के कृषि क्षेत्र को बदलने का सराहनीय मिशन अपने हाथ में लिया है। किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य के साथ भारत सरकार लगातार अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचारों को एकीकृत करके कृषि उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ाने के रास्ते तलाश रही है। यह पहल देश में खाद्य और कृषि स्टार्टअप के लिए पर्याप्त संभावनाएं खाद्य प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ाने के रास्ते तलाश रही है। यह पहल देश में खाद्य और कृषि स्टार्टअप के लिए पर्याप्त संभावनाएं खोलती है। भारत में कृषि और संबंधित क्षेत्रों में एक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना के संबंध में जनवरी 2022 तक विभिन्न नॉलेज पार्टनर्स और एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स RABI द्वारा कुल 799 स्टार्टअप्स का चयन किया गया और दिसंबर 2022 तक उनकी संख्या बढ़कर 1055 स्टार्टअप हो गई। DAFW ने दिसंबर 2022 तक अनुदान सहायता के रूप में 6,317.91 लाख रुपए से अधिक संबंधित KP और RABI को किस्तों में जारी किए जो कि जनवरी 2022 में जारी 37,090.11 लाख से अधिक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2022 कृषि स्टार्टअप की संभावनाएं। कृषि स्टार्टअप की संभावनाएं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में खड़ी है। भारतीय आबादी का लगभग 55% सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर है। जनगणना 2011 जो सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 18% योगदान देता है। हाल के वर्षों में कृषि के साथ साथ स्टार्टअप के उदय के दौर शुरू होने के साथ क्रांतिकारी बदलाव शुरू हुआ। जिससे युवा उद्यमियों को अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए बहुराष्ट्रीय निगमों में पारंपरिक भूमिकाएं छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। ये अग्रणी मानते हैं कि कृषि में निवेश सुरक्षित और लाभदायक व्यावसायिक मार्गों में से एक है। अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कृषि लगातार ध्यान देने की मांग करती है और कृषि उत्पादों की मांग बनी रहने की उम्मीद है। देश में नवोदित उद्यमियों और उभरते स्टार्टअप्स की बढ़ती संख्या कृषि क्षेत्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रही है। उनका मिशन प्रौद्योगिकी को लाभ उठाना और सकारात्मक सुधारों को बढ़ावा देना है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्योंकि प्रौद्योगिकी वास्तव में इस क्षेत्र में क्रांति ला सकती है और ये उद्यमी और स्टार्टअप्स अब ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं। इस प्रकार हाइब्रिड बीज, सटीक खेती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियो टैगिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, बिग
डेटा एनालिटिक्स, मोबाइल ऐप, फार्म प्रबंधन सॉफ्टवेयर सहित विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकियों के माध्यम से कृषि प्रथाओं को सफलतापूर्वक बदल दिया गया है, जिन्हें उत्पादकता बढ़ाने और कृषि आय बढ़ाने के लिए कृषि प्रक्रिया के हर चरण में लागू किया जा सकता है। स्टार्टअप्स को सुविधा प्रदान करने वाले सुधार। भारत ने प्रक्रिया रूप से एक जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया है। भारत सरकार ने स्टार्टअप्स की क्षमता को पहचानते हुए इस पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करने के लिए पहल की है। भारत को नौकरी ढूंढने वालों के बजाय नौकरी पैदा करने वाले देश के रूप में स्थापित किया है। विभिन्न नीतियों और हस्तक्षेपों के माध्यम से सरकार का लक्ष्य स्टार्टअप को सशक्त बनाना, नवाचार डिज़ाइन को बढ़ावा देना, स्टार्टअप आंदोलन को तेजी से विस्तार करना। राष्ट्रीय स्टार्टअप नीतियों का प्रभाव जमीनी स्तर पर स्पष्ट हो रहा है। स्टार्टअप के शीघ्र शुरू होने और सफल संचालन की सुविधा के लिए कई सहायक उपाय किए जा रहे हैं। भारत सरकार की कुछ ऐसी सक्रिय नीतियाँ नीचे दी गई हैं। जैसे मेक इन इंडिया, यह पहल 2014 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक डिज़ाइन और विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। आधुनिक और उपयोगकर्ता अनुकूल दृष्टिकोण के माध्यम से इसने निवेश को आकर्षित करने, नवाचार को बढ़ावा देने, कौशल विकसित करने, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करने और उन्नत विनिर्माण बुनियादी ढांचे की स्थापना करते हुए एक महत्वपूर्ण बदलाव का नेतृत्व किया है। स्टार्टअप इंडिया जनवरी 2016 में 19 सूत्रीय स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान की शुरुआत के परिणामस्वरूप नवाचार को बढ़ावा देने, स्टार्टअप विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से कई नीतिगत पहलों को लागू किया गया। इस पहल ने विभिन्न क्षेत्रों में नवीन विचारों को प्रदर्शित करने वाली नई कंपनियों के स्थापना में उल्लेखनीय वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस पहल का फोकस सरलीकरण, वित्त पोषण, समर्थन, प्रोत्साहन और सतत आर्थिक विकास के लिए उद्योग, अकादमिक भागीदारी और इंक्यूबेशन को बढ़ावा देना है। अटल इनोवेशन मिशन, यह नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 2016 में अपनी शुरुआत के बाद से यह नवाचार केंद्रों के विकास को प्रेरित कर रहा है, बड़ी चुनौतियों के समाधान कर रहा है, स्टार्टअप को पोषण कर रहा है और प्रौद्योगिकी संचालित क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहा है। अटल इनोवेशन मिशन में 2 मुख्य घटक शामिल हैं, अर्थात स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग के माध्यम से उद्यमिता संवर्धन और नवप्रवर्तन संवर्धन, नवीन विचारों और उत्पन्न करने के लिए एक मंच विकसित करना। अटल इनोवेशन मिशन प्रत्येक अटल इंक्यूबेशन सेंटर को 5 साल के लिए 10 करोड़ रुपए के अनुदान सहायता प्रदान करता है, जिससे पूंजी और परिचालन दोनों खर्च शामिल हैं। और इसमें क्या, एग्रीकल्चर एक्सलेरेटर फंड, कृषि में नवाचार को बढ़ावा। केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषणा उद्देश्य कृषि प्रथाओं में आधुनिक तकनीक के प्रयोग से उत्पादकता और लाभ को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्री स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें देखिए कई ऐसे दिए गए न्यू जेन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर, न्यूजेन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेंटर, न्यूजेन IEDC, न्यूजेन IEDC का मिशन शैक्षणिक वातावरण में युवा बुद्धिमत्ता और उनकी नवाचार क्षमता का उपयोग करके ज्ञान आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम 2017 राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यह एकमुश्त वित्तीय सहायता 25 लाख रुपए प्रदान करके शैक्षणिक संस्थानों के भीतर सालाना 20 नई परियोजनाओं की मदद करता है। नवाचार और कृषि उद्यमिता कार्यक्रम,
नवाचार और कृषि उद्यमिता कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 2018-19 में वित्तीय सहायता और खेती करके नवाचार और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया। उस्मायन पारिस्थितिकी तंत्र कृषि और संबंधित क्षेत्रों में स्टार्टअप को युवाओं को अवसर और नौकरियां प्रदान करके किसानों की आय बढ़ाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आय बढ़ाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस विभाग ने देश भर में इस पहल के शुरुआत और प्रभावी कार्यान्वयन पर सलाह देने के लिए 5 नॉलेज पार्टनर्स और 24 एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स नियुक्त किए हैं। वर्ष 2019-20 से 22-23 तक लगभग 3500 उद्यमियों को कृषि उद्यमिता पहल के तहत प्रशिक्षित किया गया है। इन कुशल उद्यमियों की बदौलत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 1102 स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता मिली है। संबंधित केपी और आरबीआई को स्टार्टअप्स फाइनेंस के लिए किस्तों में 66.83 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। भारत में कई कृषि तकनीक स्टार्टअप मुख्य रूप से बाजार क्षेत्र में काम करते हैं, जहां कई ई कॉमर्स कंपनियां सीधे कंपनियों से प्राप्त ताज़ा और जैविक उत्पाद पेश करती हैं। एग्रीटेक में फसल की पैदावार, परिचालन दक्षता, समग्र राजस्व बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में समकालीन प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग शामिल है। यह अवधारणा एक व्यापक स्पेक्ट्रम को शामिल करती है, जिसमें अनुप्रयोग प्रथाएं, उत्पाद, सेवाएं शामिल हैं, जो कृषि प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को बढ़ाती हैं, चाहे इनपुट कार्यों से संबंधित हो या अंतिम आउटपुट से संबंधित हो। हाल ही में किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवीन और टिकाऊ समाधान पेश करने वाले स्टार्टअप्स की संख्या में वृद्धि हुई है। इन संसाधनों में बायोगैस संयंत्र, सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज, बाड़ लगाना, पानी पंपिंग सिस्टम, मौसम भविष्यवाणी उपकरण, छिड़काव मशीनें, बीज ड्रिल और वर्टिकल फार्मिंग के तरीके शामिल हैं। कृषि तकनीक का उभरता परिदृश्य कृषि के विभिन्न मुद्दों में से निपटने और भारतीय कृषि के प्रक्षेप पथ को नया आकार देने की क्षमता रखता है। इंटरनेट का बढ़ता उपयोग, बड़े पैमाने पर स्मार्टफोन की पहुंच, स्टार्टअप का उदय और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी पहल से खेती में प्रौद्योगिकी को अपनाने में आसानी हो रही है। कृषि स्टार्टअप्स का बढ़ता प्रसार। कृषि क्षेत्र में फसलें, पशुधन और मत्स्य पालन शामिल है ने कई स्टार्टअप के उद्भव का अनुभव किया है, जिन्हें आमतौर पर कृषि स्टार्टअप कहा जाता है। इन उद्यमों को उनके विशिष्ट फोकस क्षेत्रों जैसे कृषि तकनीक, मत्स्य पालन, डेयरी खेती, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक कृषि और बहुत कुछ के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसी तरह उन्हें उनके विकासात्मक चरणों के अनुसार विचार, सत्यापन, प्रारंभिक कर्षण और स्केलिंग में 2022 NAAS वर्गीकृत किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में कृषि तकनीकी स्टार्टअप की एक लहर सामने आई है, जिसका लक्ष्य विपणन लिंकेज, आपूर्ति श्रृंखला, पुराने उपकरणों का उपयोग, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और किसानों के लिए विविध बाजारों तक सीमित पहुंच जैसे मुद्दों को हल करना। विशेष रूप से इन चुनौतियों का समाधान करते हुए विपणन अवसंरचना में प्रगति हुई है। भारत में कृषि क्षेत्र को बदलने के लिए तैयार किया गया है, जो अंततः किसानों की आय बढ़ाने में योगदान दे रहा है। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 10 नवंबर 2021 तक 58,650 स्टार्टअप को मान्यता दी है। कृषि प्रगति में मुद्दों और बाधाओं को संबोधित करते हुए
कई स्टार्टअप ने कृषि खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं के भीतर अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में 7,241 कृषि स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से आधिकारिक तौर पर 2,605 को मान्यता दी गई है। इसके अतिरिक्त खाद्य और पेय उद्योग में 2,594 स्टार्टअप काम कर रहे हैं। मान्यता NASAS, दोस्तों इसका फुल फॉर्म आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, इसका इम्पॉर्टेंट है। ये कोई रिपोर्ट ही है जिसके माध्यम से ये डाटा दिया गया है। मान्यता प्राप्त कृषि स्टार्टअप में वर्तमान में 1,485 कृषि तकनीक एग्रीटेक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 474 वैज्ञानिक जैविक कृषि के लिए समर्पित हैं, 1,774 खाद्य प्रसंस्करण, 48 बागवानी के लिए, 130 पशुपालन और डेयरी में, 22 मत्स्य पालन में। दोस्तों ये इतना डाटा तो याद होगा नहीं, आइए हम देखते हैं। हाँ, ये पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने वाले कृषि तकनीकी स्टार्टअप्स इंक्यूबेशन एक्सेलरेटर जैसे एनेबलर्स व्यापक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर प्रमुख भागीदारी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो व्यवसायों के सफल विकास का समर्थन करते हैं और तेजी लाते हैं। एग्रीटेक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में एक्सेलरेटर, इंक्यूबेटर और सलाहकारों के लिए अच्छी तरह से परिभाषित नीतियों और योजनाओं के साथ स्टार्टअप के साथ मिलकर सहयोग करना अनिवार्य है। इस सहयोग का उद्देश्य इष्टतम तकनीकी सहायता प्रदान करना और इन उद्यमों की इंक्यूबेशन अवधि को कम करना है। लक्ष्य जनसांख्यिकी यानी किसानों में मौजूदा ज्ञान, डिजिटल और वित्तीय अंतराल को संबोधित करने के अलावा एग्रीटेक स्टार्टअप को लोगों, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी से संबंधित चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। भारत में एग्रीटेक क्षेत्र का समर्थन करने वाले कुछ महत्वपूर्ण एक्सेलरेटर और इंक्यूबेटर नीचे दिए गए हैं। आइडिया देखते हैं ये क्या है। यह राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद का एक कृषि केंद्रित प्रौद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर है, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित है। क्षमता निर्माण, परामर्श, नेटवर्किंग, सलाहकार समर्थन के माध्यम से आइडिया कृषि उद्यमियों को उनके अद्वितीय प्रारंभिक चरण के उद्योगों के बारे में सोचने, विकसित करने और तेजी से आगे बढ़ने में सहायता करने का प्रयास करता है, जो कि प्रतिस्पर्धी खाद्य और कृषि व्यवसाय उद्यम बनने में सक्षम है। कृषि उड़ान, यह भारत का पहला खाद्य और कृषि व्यवसाय एक्सेलरेटर है, जिसे 2015 में नार्म आइडिया और IIMA द्वारा लॉन्च किया गया, जिसने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। फोकस क्षेत्रों में टिकाऊ इनपुट, सटीक स्मार्ट कृषि, नवीन खाद्य प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला प्रौद्योगिकी शामिल है। उल्लेखनीय इंक्यूबेटरों में जेन एग्रीटेक, डेलमोस रिसर्च, एग्रिक्स, इंटेलो लैब्स, स्मूडीज, जीवा भूमि और अन्य शामिल हैं। इसने 100 से अधिक स्टार्टअप्स को सलाह दी है और 38 स्टार्टअप को गति दी है, 117 को निवेश जुटाया है। आइए देखते हैं ये क्या है। नवाचार उस्मायन और उद्यमिता केंद्र IIM अहमदाबाद से संबद्ध CII भारत में नवाचार संचालित उद्यमिता में एक प्रेरक शक्ति है। यह कई भारतीय जगहों में स्टार्टअप इकोसिस्टम को सक्षम और सक्रिय करता है। इसका मिशन साझेदारी, सलाह, फंडिंग और सहयोग के माध्यम से स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करके शुरुआती चरण में उद्यमियों की मदद करना और उन्हें बढ़ावा देना। विशेष रूप से CII ने खाद्य और कृषि व्यवसाय त्वरक लॉन्च करने के लिए NAARM हैदराबाद के बिजनेस इंक्यूबेटर आइडिया के साथ सहयोग किया है। अर्ध उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान
दोस्तों वही बार बार यहाँ पे रिपीट हुआ है। आइए देखते हैं आपूर्ति श्रृंखला और बाजार लिंकेज को बदलते कृषि स्टार्टअप्स। आपूर्ति श्रृंखला और बाजार लिंकेज को बदलते कृषि स्टार्टअप्स। कृषि स्टार्टअप्स कृषि मूल्य श्रृंखला के एक या एकाधिक चरणों के भीतर कार्य करते हैं। इन्होंने विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे आउटपुट बाजारों से संबंधित स्थापित, इनपुट आपूर्ति को सुविधाजनक बनाना, मशीनीकरण और सिंचाई को सक्षम बनाना, ऋण और बीमा जैसे वित्तीय समाधान प्रदान करना, निगरानी और पता लगाने की क्षमता के माध्यम से गुणवत्ता रखरखाव में सहायता करना, कटाई के बाद की प्रक्रियाओं का प्रबंधन, वेयर हाउसिंग और कोल्ड चेन जैसी लॉजिस्टिक्स सेवाएं प्रदान करना और पशुपालन से संबंधित गतिविधियों का समर्थन करना। पशुपालन से संबंधित गतिविधियों का समर्थन करना। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप भारत की आपूर्ति संचालित कृषि में चुनौतियों को समाधान करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला और बाजार लिंकेज मॉडल में क्रांति ला रहे हैं। सब्जी वाला, मेरा किसान, देहात जैसी कंपनियों ने बागवानी उत्पादों को सफलतापूर्वक एकत्रित किया। कृषि मूल्य श्रृंखला में प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप का दायरा व्यापक है। किसान अब अपने फ़ोन के माध्यम से आसानी से कृषि इनपुट प्राप्त कर सकते हैं, समर्पित ऐप्स का उपयोग करके मौसम के पूर्वानुमान तक पहुंच सकते हैं, निर्णय समर्थन समाधानों के साथ फसल बिक्री दरों पर सूचित निर्णय ले सकते हैं, कीटों और पोषण का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं। ये सब तो ठीक है, इनके माध्यम से हम किसान यहाँ तक पहुँच तो सकते हैं, बट इसकी ये भी तो चुनौतियाँ हैं। हमारे यहाँ किसान कितने पढ़े लिखे हैं और कितना डिजिटल लिटरेसी है हमारे यहाँ, क्योंकि आज हम जिन किसानों को जानते हैं उनको तो मोबाइल चलाना भी नहीं आता है। तो डिजिटल लिटरेसी की कमी होने के कारण भी ये एग्री बिजनेस जो है, एग्री स्टार्टअप्स स्टार्ट नहीं हो पाते हैं और महत्वपूर्ण जानकारियाँ किसानों को आज भी नहीं मिल पाती हैं। ये सिर्फ लिखने के लिए बातें होती हैं, लिख दी गई हैं, और ये सच भी है कि इसके माध्यम से स्टार्टअप्स बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए किसानों के पास किसान इंटरनेट का खर्च ही नहीं उठा पाता है। वो कहाँ से भरवाएगा, इंटरनेट कहाँ से उसके पास आएगा, फ्री का तो है नहीं। और दूसरा कि उनके पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है। तो ये सब जो बातें लिखी हैं सच हैं, लेकिन पूरी तरह से सच नहीं है। आइए इसका थोड़ा सा और बचा है, इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। और बेहतर कृषि प्रथाओं के लिए AI आधारित बुआई सलाह प्राप्त करते हैं। कटाई और परिवहन प्रगति में GSM मोबाइल नियंत्रित मोटरें, ड्रिप स्प्रिंकलर जैसी परिष्कृत सिंचाई प्रणालियाँ, GPS संचालित ऑटो स्टीयरिंग ट्रैक्टर, फसल गिनती मशीनें, खरपतवार फसलों के बीच अंतर करने के लिए डिज़ाइन किए गए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम शामिल हैं। प्रसंस्करण और भंडारण के क्षेत्र में नवाचारों में रंग, आकार और प्रकार के आधार पर छटाई के लिए मशीन आधारित इमेजिंग तकनीक शामिल है। इसके अतिरिक्त स्मार्टफोन से जुड़े वायरलेस सेंसर फसलों की निगरानी करते हैं और अनाज के लिए नमी की मात्रा मापने के तरीके हैं। वितरण, पैकेजिंग और हैंडलिंग रणनीतियों में कृषि उत्पादों की सीधी बिक्री के लिए वेब और मोबाइल एप्लीकेशन का लाभ उठाना, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए मूल्य पूर्वानुमान मॉडल को नियोजित करना, गतिशील उत्पाद मूल्य निर्धारण, अनाज के लिए ऑनलाइन बाजार स्थापित करना, प्रभावी ट्रैकिंग के लिए डेटा का उपयोग करना शामिल है। आइए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष: भारत सरकार ने स्टार्टअप्स इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका लक्ष्य अधिकांश स्टार्टअप्स को एक मंच पर समेकित और एकजुट करना है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारों ने कृषि स्टार्टअप्स के शीघ्र और सफल संचालन में सहायता के लिए सहायक नीतियां लागू की हैं। एग्रीटेक स्टार्टअप्स सक्रिय रूप से प्रौद्योगिकी को बाजार संपर्क में एकीकृत कर रहे हैं। कृषि तकनीक यानी एग्रीटेक स्टार्टअप के उदय को देखने वाले प्रमुख उप क्षेत्रों में बिग डेटा एनालिटिक्स, सप्लाई चेन, मार्केट लिंक्ड मॉडल, एक सेवा के रूप में फार्म सक्षम समाधान शामिल है। मौजूदा योजनाओं के अलावा सुचारू कार्यान्वयन की सुविधा के लिए प्रभावी संस्थागत
तंत्र महत्वपूर्ण हैं। कृषि स्टार्टअप्स के सतत जारी रहने के लिए बाजार पहुंच, विकास पूंजी, ग्रामीण जानकारी के लिए डिजिटल अवसंरचना, सलाहकारों और निवेशकों का पूल और कृषि स्टार्टअप्स पर वेबसाइटों के प्रावधान की आवश्यकता होगी। कृषि स्टार्टअप्स लाभदायक उद्यमों में परिवर्तित करने के लिए प्रासंगिक संस्थानों का एक व्यापक नेटवर्क महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये आर्टिकल यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आप लोग इस आर्टिकल को समझ पाओगे। इससे कुछ चीज़ें आप अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर पाओगे। और दोस्तों, इन आर्टिकल को पढ़ने से एक फ़ायदे ये होते हैं कि काफ़ी डीप लर्निंग हो जाती है और अच्छे हिंदी माध्यम में जो शब्द कहते हैं, शब्द चयन, हम इसमें से अच्छे शब्दों को चयन कर सकते हैं। योजनाओं को हम लिख सकते हैं इन उदाहरण के रूप में, और किसी भी टॉपिक पर हमें डीप नॉलेज हो जाती है। तो चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम नेक्स्ट आर्टिकल लेकर आएंगे। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को आगे बढ़ाइए। और आगे आने वाली चीज़ों को आगे कुछ बहुत सारी प्लान्स हैं कुछ लेके आने के लिए, यूपीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को आगे बढ़ाइए। आपसे यही निवेदन है। तो धन्यवाद दोस्तों। चलिए अब क्लास को स्टॉप करते हैं।